नमस्कार, आदाब, वंदन आभार। मैं हूं राज दुबे और स्वागत है आपका सिलेक्शन महाकुंभ में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने काम में लगे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि हम लोगों ने बस इतना सब पढ़ा था कि वो किस फैमिली में किस क्रॉप को रखा गया है। और उन्हीं सब बातों के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, जो कि दूसरा पार्ट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का ये दूसरा पार्ट है। और ये क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम जड़ तंत्र के अनुसार जो है, गहराई के अनुसार उनकी जड़ें कितनी गहराई तक गई हुई हैं, कितनी क्या हैं, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है टैप रूट सिस्टम यानी मूसला जड़, और दूसरा जो है वो अपस्थानिक जड़ है। ठीक है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ का मतलब होता है कि वे क्रॉप्स जो कि जो मान लीजिए सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के काफ़ी अंदर तक ये जड़ें जिनकी फैली होती हैं उनको हम मूसला जड़ बोलते हैं। और मूसला जड़ में भी दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक होती है गहरी जड़ वाली और एक होती है बहुत ही ज़्यादा गहरी जड़ वाली। तो जो गहरी जड़ वाली होती है उनमें मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन। ठीक है, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ये क्या होती है? गहरी जड़ वाली होती हैं। और इसमें भी एक जड़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा गहरी जड़ वाली होती है। तो उनमें क्या होता है? उनमें गन्ना, लूसन और अरहर। आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं सबके यहाँ खेती ज़रूर होती है, गाँव में या जो भी जहाँ भी रह रहे होंगे। तो अरहर आप देखते होंगे इनकी जड़ें बहुत ही अंदर तक जाती हैं। लूसन और गन्ना, इनकी जड़ें क्या होती हैं? बहुत ही अंदर तक जाती हैं। और फिर यहाँ क्या होता है? बाजरा, और इनकी जड़ें भी काफ़ी गहरी होती हैं। और सोयाबीन आप लोग जो है, सोयाबीन में क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन बनी होती है कि ये जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जब से ज़्यादा गहरी वाली, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कन्फ्यूजन बना होता है। सोयाबीन जो होती है उसके सीड खेत में जब बोए जाते हैं तो बहुत ही कम गहराई में बोए जाते हैं। ठीक है, लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई वो लेते हैं। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जड़ की गहराई पूछ रहा है, ना कि सीड की गहराई। ये जो है अगर पूछता है कि जड़ तंत्र की गहराई सबसे ज़्यादा किस फसल की है, तो वो इसके हिसाब से देखा जाएगा कि गहराई पूछ रहा है, मूसला जड़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और अगर पूछे सीड सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम गहराई में सबसे, तो सोयाबीन होता है। सोयाबीन क्या होता है? 3 से 5 सेंटीमीटर उसका सीड ज़मीन से नीचे जाती है। अगर उसके अंदर चला जाएगा तो वो डॉर्मेंट हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये कन्फ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, सोयाबीन हो गया। तो मूसला जड़ में गहरी जड़ और उसके बाद सबसे ज़्यादा गहरी जड़। और मूसला जड़ें क्या होती हैं? मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस के नीचे बहुत ही मतलब गहराई तक जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़ वाली या मूसला जड़ वाली फसलें बोलते हैं। फिर आता है एक चीज़ जिनको हम एडवेंटिशियस या एडवेंटियस रूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, क्या होते हैं ये? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक, जैसे कि अपस्थानिक रेशेदार, ये क्या होती हैं? ये मान लीजिए सॉइल सरफेस है। ठीक है, तो ये जब सॉइल सरफेस है तो ऐसे करके ये जड़ें जो होती हैं एक प्रकार से ऐसे झमड़ा लिए होती हैं। जैसे गांव में क्या बोलते हैं? झमड़ा। तो इनको आसानी से हम क्या करते हैं? इनको उखाड़ सकते हैं, और ये क्या होता है? आसानी से उखड़ सकती हैं, और ये ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं गई होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। इनको हम फाइब्रस रूट भी बोलते हैं, रेशेदार और अपस्थानिक जड़ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? गेहूँ आप देखते होंगे, इसकी जड़ें बहुत कम गहराई तक। चावल हो गया, आलू हो गया। ठीक, और उसके बाद इसमें मध्यम जड़ वाली होती हैं, जिसमें मूंगफली, अरंडी और तंबाकू। तो आप लोग इसमें ये देखिएगा, सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें कि आप देखिए कि मूसला जड़ में कौन कौन सी होती हैं। तो आप नॉर्मली जान सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, अरहर हो गया, ये सब क्या है? बहुत ही ज़्यादा गहरी जड़ वाली है मूसला जड़। और एडवेंटियस रूट यानी एडवेंटियस मतलब रेशेदार जड़ें, जिनको हम कहते हैं। तो क्या है ये? गेहूँ, चावल, आलू। ठीक है, जो कि बहुत ही ऊपर होती हैं। और इनसे एक चीज़ और होता है, क्या होता है? इनमें गिरने की संभावना बहुत कम होती है। जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं वो गिरने की संभावना उनकी बहुत कम होती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है मौसम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में आप लोग भली बात जान रहे होंगे, ग्रोइंग सीजन 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ का कब स्टार्ट होता है महीना? जून जुलाई। ठीक है, उनकी सोइंग कब की जाती है? जून जुलाई या जुलाई अगस्त। ठीक है, जून जुलाई से की जाती है। और इनका जो सोइंग क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि एक तो सोइंग टाइम जून जुलाई होता है, और इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है यानी कटाई का समय होता है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। अब खरीफ में बोया क्या जाता है? खरीफ में यानी कि गर्मी के मौसम में जून जुलाई में क्या बोया जाता है? धान। ठीक है, जून जुलाई में क्या बोया जाता है? जैसे चावल यानी जिसको धान बोलते हैं, मक्का, कपास, सोयाबीन, बाजरा, रागी, दालें, मूंगफली। ठीक है, ये सब कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मूंगफली खरीफ, रबी या जायद की है। तो मूंगफली क्या होता है कि मूंगफली है
लेग्यूम भी है और इससे ऑयल सीड भी है, यानी कि इससे तेल और दाल दोनों प्राप्त करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, ज़्यादातर दालें क्या होती हैं वो रबी सीजन की होती हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है कि मूंगफली किस सीज़न की है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूंगफली क्या है, मूंगफली खरीफ सीजन की फसल है, जिनको हम जून जुलाई में उनकी सोइंग करते हैं और उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो सितंबर से अक्टूबर के मध्य होता है। और ये खरीफ होता क्या है, इनकी जो होता है जो मेन होता है ये गर्म, मतलब इसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ये गर्मी इस टाइम पे ज़्यादा होती है। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक लगभग गर्मी ही पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन मौसम में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो इनमें गर्मी बनी रहती है और नम मौसम होता है। ठीक, इनमें क्रॉप क्या है, तो क्रॉप आप मेनली याद रखिएगा, जैसे गेहूँ मतलब चावल मक्का, ये तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। विशेष ध्यान आप सोयाबीन पर दीजिएगा और मूँगफली दालें, ये सब क्या हैं, खरीफ सीजन की हैं। ठीक है, जितनी भी दालें होती हैं ये खरीफ सीजन की होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अरहर हो गया, ये सब हो गया और रागी हो गई। ठीक, अब आते हैं रबी सीजन में। रबी सीजन का मेन मोटिव क्या होता है, रबी सीजन क्या होता है कि इनको जो है हम ग्रो करते हैं अक्टूबर नवंबर में, यानी गेहूं की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर। आलू की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो शुरुआती दौर होता है ये ठंड का, इनको ठंडे क्षेत्रों के लिए होता है। अक्टूबर से नवंबर से जनवरी फरवरी तक होता है। इनमें ठंडे या शुष्क मौसम, फूल आने के लिए क्या होता है, दिन की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि मतलब दिन लंबा हो और ये पुराना हो। तो एक चीज़ और आप लोग लॉजिक लगा दीजिएगा, खरीफ ज़्यादातर क्या होती हैं, खरीफ की फसलें क्या होती हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट ना होकर शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, और रबी जो होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो खरीफ हो गया, रबी हो गया। ठीक, अब दूसरी पे चलते हैं, जायद। खरीफ, रबी और जायद। जायद की फसलें क्या होती हैं, जायद में क्या होता है कि हम लोग फरवरी से मार्च के बीच में इनकी बुआई करते हैं और कटाई जो होती है वो मई से जून तक होती है। फरवरी से मार्च और मई से जून। इनका बहुत ही ज़्यादा तो रोल तो काफ़ी है, लेकिन जायद की फसलें एक प्रकार से बहुत ही कम अवधि की मतलब जल्दी से जल्दी काट लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे फसलों में देखा जाए तो उड़द, मूंग, तिल, लोबिया ये होता है। और ककड़ी का, खरबूज, तरबूज, इस टाइम पे ये क्या चल रहा है, ये जायद ही चल रहा है। फरवरी मार्च में इनकी बुआई की गई और इस टाइम पे क्या है, जून जुलाई में इनको हार्वेस्ट किया जाएगा, बीच में भी किया जाता है। तो ये जो चल रहा है खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब किसका है, ये सब है जायद के मौसम का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग बात है जलवायु स्थिति के आधार पर। ठीक है, जलवायु स्थिति के हिसाब से क्या होता है, जलवायु स्थिति के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक जलवायु बहुत बड़ा टर्म है। ठीक, तो अपने यहाँ तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जलवायु तीनों प्रकार की पाई जाती है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, भारत माँ कहा गया है, या धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। इसलिए गाना इसीलिए ये बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे हर एक मौसम, हर एक ऋतु, हर एक जलवायु, हर एक प्रकार के लोग, मतलब सभी प्रकार के लोग, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, गोरे लोग भी पाए जाते हैं, काले लोग भी पाए जाते हैं। मतलब कुल मिला के भारत अपना क्या है, सर्वत्र है, सब कुछ यहाँ पे है, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ है। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। अभी आप देखिए कोई कहीं के किसी देश में क्या है, वहाँ गर्मी ही गर्मी है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही है, तो कहीं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो कहीं टेम्परेट ही है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, अपने भारत में क्या है, सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। तो इसलिए भारत को इसलिए सर्वत्र नहीं किया गया है, एक दिन ये अपना वर्चस्व स्थापित ही करेगा। तो ट्रॉपिकल क्या होता है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे वर्ष भर का मतलब ऐसा नहीं होता। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है यहाँ पे गर्मी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इस टाइम पे, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ऐसे आप गेस लगा सकते हैं ट्रॉपिकल टाइम में कौन सी, जैसे खरीफ सीजन हो गया तो ये लगभग ट्रॉपिकल का ही उदाहरण है। चावल जून जुलाई ये तो क्या होते हैं कि इनको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही रखते हैं। ठीक, और फिर आता है उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो चावल जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में आता है। इसमें कपास मेन रूप से पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में क्या होता है कि कपास जो है किस क्लाइमेट का है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। ठीक, फिर बात आती है टेम्परेट की। ट्रॉपिकल में क्या होता है कि इसमें जो है, ट्रॉपिकल में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों मतलब एक बार से मध्यम होता है, ना इसमें ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, एक बार से मध्य की जो क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, वो सब ट्रॉपिकल होती है। फिर आता है शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत यानी कि टेम्परेट, ठंडी। जैसे जम्मू कश्मीर का वो क्या है, कौन सी क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे टेम्परेट है, वहाँ पे वर्ष भर क्या ऑलमोस्ट लगभग मतलब वर्ष भर क्या होती है, ठंडी ही होती है। तो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर
मतलब टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ की, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि गेहूँ, हम लोग ठंडी में गेहूँ बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, गेहूँ हुआ, जौ हुआ, जई, चना, आलू। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो आप लोग देखते होंगे सेब हो गया। सेब क्या है? टेम्परेट फ्रूट है, मतलब टेम्परेट फ्रूट होता है वो, क्लाइमेट उसकी क्या होता है? टेम्परेट होता है। तो ये हो गया आपका टेम्परेट क्लाइमेट। ऐसे ऐसे हम लोग सभी करेंगे प्रकाश अवधि के आधार पर। और क्लाइमेट के आधार पर मतलब जैसे फसलों का वर्गीकरण क्या है, यहाँ से आपको जितना भी यहाँ पे हर एक प्रकार के क्रॉप्स, हर एक प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन दे दिया जाएगा। यही अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इन्हीं का एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये अभी तो है ही है, भविष्य में भी काम आएगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें लिखाया गया है। तो आप बिल्कुल इसको नोट्स बनाइए, इसको लिखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि रिवीजन से भी होता है। यहाँ पर एक दिन पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन से, अपनी ईमानदारी से पढ़ेंगे नहीं। तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं प्रकाश अवधि के आधार पर, ठीक है। क्या करते हैं हम? प्रकाश अवधि के आधार पर लेते हैं। प्रकाश अवधि के आधार पर हम जो है फसलों को कितने भागों में बांटते हैं? छोटे दिन वाले यानी शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, छोटे दिन वाले यानी शॉर्ट डे प्लांट, लंबे दिन वाले यानी लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। छोटे दिन वाले शॉर्ट डे प्लांट और लंबे दिन वाले लॉन्ग डे प्लांट। फिर एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको मतलब उनको तटस्थ ऐसे कुछ हिंदी में बोला जाता है। तो उनमें क्या होता है कि वो दिन रात से मतलब नहीं होता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है? तो इनमें सबसे बेस जो होता है वो होता है पुष्पन का, यानी फ्लावरिंग का। तो फ्लावरिंग के टाइम इनमें प्रकाश यानी सनलाइट की आवश्यकता कितनी होती है? लगभग 8 से 10 घंटे की होती है। ये शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इनमें अभी पूछा जाए कि शॉर्ट डे प्लांट में प्रकाश की अवधि कितनी आवश्यकता होती है, तो 8 से 10 घंटे की आवश्यकता होती है। और इनमें जो है डार्क पीरियड, ये लाइट पीरियड होता है, इसको बोलते हैं डार्क पीरियड। तो डार्क पीरियड यानी अंधेरा की अवधि क्या होती है? 14 से 16 घंटा। तो शॉर्ट डे प्लांट में लाइट पीरियड यानी कि प्रकाश की अवधि कितनी होती है? 8 से 10 घंटा। और डार्क पीरियड क्या होता है? 14 से 16 घंटा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये फ्लावरिंग जब आता है उसी टाइम पर देखा जाता है, उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये लॉन्ग डे प्लांट है कि शॉर्ट डे प्लांट है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? चावल शॉर्ट डे प्लांट, सूरजमुखी, ज्वार, मूंग, उड़द, शकरकंद, बीन्स जो हैं, स्ट्रॉबेरी, अनानास, कॉफ़ी, ये सब क्या हैं? शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं। तो इनको आप देखिए और भली बात इनको नोट करिए और समझ के रखिए। फिर आता है लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। क्या आता है? लॉन्ग डे प्लांट। ये पुष्पन में देखा जाता है। तो इनमें क्या क्या होते हैं? प्याज, लहसुन, मूंगफली, कोल क्रॉप्स यानी कि कोल क्रॉप्स में जितने भी आपकी ठंड वाली फसलें होती हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट में आती हैं, ठीक है, ठीक। और फिर आगे आते हैं हम डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होता है कि इनमें पुष्पन प्रकाश अवधि लंबाई से प्रभावित नहीं होती, यानी इनके अंदर दिन या रात, दिन छोटा हो या बड़ा हो, रात छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। इनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग अपने हिसाब से होता रहेगा। इसमें सोलिनेसी वाले ज़्यादातर क्राफ्ट आते हैं। डे न्यूट्रल में क्या होता है कि सोलिनेसी क्राफ्ट ज़्यादातर होते हैं, सोलिनेसी वर्ग के। फिर ये मालवेसी यानी काटन हो गया, मक्का भी आपका क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट ही है। सूरजमुखी हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, ये सब क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों मौसम में, खरीफ, रबी, जायद में ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में बोई जाती है? तो हम सबसे पहले उस पर क्या करेंगे? हम मक्का को टिक मारेंगे, ठीक है। मेज क्या है? मेज जो है वो तीनों मौसम में बोई जाने वाली फसल है। यानी हम कहें खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, तो वो क्या है? मक्का होता है, ठीक है। मक्के को हम वर्ष भर उगाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम बीज पत्रों के आधार पर, ठीक है। बीज पत्रों के आधार पर, बीज पत्र यानी कॉटिलीडन्स। बीज पत्र मतलब क्या होता है? कॉटिलीडन्स। हम लोगों ने बहुत ऐसे दाल देखते होंगे, चना है, चने को जब हम लोग फोड़ते हैं तो वो क्या होता है? 2 बराबर हिस्सों में बट जाता है। तो यानी वो क्या हुआ? 2 बीज पत्री हुआ। ऐसी फसलें जिनको इनका सीड हम तोड़ें वो 2 पार्ट में बट जाएं और उनमें बीज पत्र यानी कॉटिलीडन्स दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम द्विबीजपत्री बोलते हैं। और जिनमें सिंगल सीडेड होता है उनको क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री बोलते हैं। तो कभी देखिए हम अगर चना तोड़ते हैं, चने में क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो चना जब हम तोड़ते हैं तो ये 2 बराबर हिस्सों में क्या होता है? बट जाता है, ठीक। ये क्या हो गया? 2 बराबर हिस्सों में बट गया। तो उसको ये कॉटिलीडन्स है, एक ये कॉटिलीडन्स, दूसरा ये कॉटिलीडन्स। पहला कॉटिलीडन्स ये, दूसरा ये, तो क्या हो गया? ये द्विबीजपत्री हो गई। और वहीं हम देखते हैं, मान लीजिए राइस है, ठीक है, राइस हो गया। तो राइस को क्या है? सिंगल सीडेड है, तो ये एक बीजपत्री है। तो सबसे अच्छा, सबसे सटीक तरीका है कि हम लोग ध्यान करें कि जिनको हम तोड़ें सीड 2 भागों में बट जाए बराबर हिस्सों में, उनके को क्या बोलते हैं? हम डाइकॉट बोलते हैं। और जो सिंगल जिनका बीज पत्र हो उनको क्या बोलते हैं? हम मोनोकॉट बोलते हैं। तो अनाज वाली जितनी फसलें होती हैं, मिलेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? एक बीजपत्री होती हैं। और जो भी उदाहरण जैसे कि सभी फलियाँ और दालें,
दालें मतलब आप कोई भी दाल ले लीजिए, सभी दाल क्या होती हैं, वो डबल सीडेड होती हैं, उनमें 2 बीज पत्र होते हैं, इसलिए उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ख़राब मौसम, यानी कभी भी आप देखते होंगे कि मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है, तो उनके आधार पे हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। ये एक प्रकार से अपने हिसाब से मैंने सेट किया है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हों कि पाला सहिष्णु, ठीक है, क्या है पाला सहिष्णु, फ्रॉस्ट टॉलरेंट, शीत सहिष्णु, कोल्ड टॉलरेंट, ड्राट टॉलरेंट, ठीक है, ड्राट टॉलरेंट। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि ड्राट टॉलरेंट सबसे ज़्यादा सबसे कम पानी चाहने वाली या सूखा अवरोधी फसल कौन सी है? तो ये क्या है, ज्वार बाजरा। ठीक, ये क्या है, ज्वार बाजरा। इनको हम कैमल फूड भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर राजस्थान में उगाए जाते हैं। आजकल इनका क्या है, इनको हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, ज्वार बाजरा, सामा कोदो, चीना काकून, मंडुआ, ये सब क्या है, ये सब हम श्री अन्न के नाम से जाने जाते हैं। और 2023 आपने सुना होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया भी गया है, और इसलिए इनको एक नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न। जितने भी मोटे अनाज हैं उनको क्या कहा गया है, श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, श्री अन्न। किस नाम से जाना जाता है इनको श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। जितने भी मोटे अनाज वाली या ऐसी फसलें होती हैं, और इनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ठीक, आज के इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इनको ग्रो करने के लिए, इनकी खेती करने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, इनका बीज आता है, इनको प्रदर्शन करके, इनको डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मर्स में फ्री में इनकी खेती करवाई जाती है, और उनको सब्सिडी भी दिया जाता है। जितनी उनकी लागत आती है उसका 90% इनको सब्सिडी दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती करिए। तो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है इन मिलेट्स को, श्री अन्न को। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पाला सहिष्णु प्रोसेसन, मीठी चुकंदर यानी स्वीट पोटैटो, और ये चुकंदर यानी बीट रूट। ठीक है, चुकंदर को क्या बोलते हैं, बीट रूट बोलते हैं, और ये जो है स्वीट पोटैटो है। उसके बाद शीत सहिष्णु, यानी कि शीत सहिष्णु क्या है, आलू, पत्ता गोभी हो, सरसों, ये सब क्या है, शीत सहिष्णु है, ठंडियों में बोई जाती हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपके। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी आधार पे फसलों को बांटा जा सकता था, उतने आधार पे फसलों को बांट के हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे कि पहले हम लोगों ने फैमिली पे आधारित जितने भी फसलें थी उनको पढ़ा, फिर पढ़ा प्रकाश अवधि के आधार पर, फिर उनके अभी पढ़े हैं क्लाइमेट के आधार पे। तो जितने भी आधार हो सकते थे उतना यहाँ पे आज डिस्क्राइब हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अन्य फसलें जो भी हैं उनको पढ़ते हैं, पूरी ही भली बात है। ठीक है, तो समझ में आ तो रहा ही होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, चारा वाली फसलें, तो इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। चारा यानी कि जिनको हम काट के, जिनको हम खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए जिनका हम बोते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो हम चारा वाली फसलें, घास, साइलेज, बाजरा, नेपियर घास, ये सब क्या हैं, चारा वाली फसलें हैं। तो चारा वाली फसलों का मतलब होता है कि जिनको हम फॉडर पर्पज़ या फॉरेज पर्पज़ यानी कि पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चारा फसलें बोलते हैं। फिर स्पाइसेस वाली क्रॉप्स आती हैं, स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस तो आप लोग जान ही होंगे, मसाला बोलते हैं। अब ये बताएं कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। कॉन्डिमेंट्स होते हैं कि जिनको हम स्पाइसेस यानी बड़ी बड़ी फसलें, जैसे कि जीरा हो गया, ठीक है, सभी मसाले हो गए, लहसुन, अदरक, धनिया, इलायची, ये सब क्या हो गए, ये स्पाइसेस होंगे। कॉन्डिमेंट्स मतलब होता है, स्पाइसेस मतलब मसाला, कॉन्डिमेंट्स मतलब जो सब्जियों में मिलाए जाते हैं थोड़े उनके फ्रेग्रेंस और एरोमा के लिए, फ्लेवर, एरोमा, ये सब बढ़ाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मसाला वाली फसलें। फिर हाँ, औषधीय फसलें, एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, एरोमेटिक में क्या होता है कि जो सुगंध दें, जिनका हम उपयोग औषधि के लिए करें। ठीक है, तो सुगंधित यानी एरोमेटिक के साथ साथ क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। ठीक है, इनमें हम मेडिसिनल, ठीक, इनमें हम मेडिसिनल प्लांट का भी पढ़ेंगे। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आजकल क्या है कि जैसे अभी श्री अन्न उगाने के लिए किया गया, ऐसे एक वो क्या नाम है उसका, अभी बाबा रामदेव की वजह से वो काफ़ी फेमस हुआ है, और हम लोग कोरोना के टाइम में काफ़ी लोग उसको पी भी रहे थे। उसका सिरप भी आता है, चलिए नाम नहीं याद आ रहा है अभी, वो याद आएगा तो बताएंगे। तो उसका जो है, अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि अभी खूब कोरोना टाइम में पिया गया है हम लोग। और वो मांसल होता है, अरे मांसल खूब लचचा, उसमें क्या है, लड़कियां उसको अपने ग्लो के लिए उसको चेहरे पे भी लगाती हैं। क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा, चलिए अभी याद आ जाएगा। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं औषधि। अब तंबाकू देख रहे हैं आप, औषधि कह रहे होंगे, तंबाकू औषधि नहीं है, एक प्रकार से ये क्या है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट में तंबाकू भी आता है। इसका भी उपयोग क्या करते हैं, बहुत सी ऐसे ड्रग्स में बनाने के लिए किया जाता है। औषधि मतलब ड्रग्स होता है, तो ऐसे बनाने के लिए कहते हैं, कहना मैंने सुगंधित में आपका तेल आ गया, जैसे लेमन ग्रास,
ठीक है, पामारो, सेटोनेला ग्रास, ठीक। तो ये क्या हो गई आपकी एरोमेटिक प्लांट हो गए, ठीक। फिर आता है नट्स क्रॉप। नट्स क्रॉप का मतलब होता है वे फसलें जो नाइट्रोजन का, देखिए नट्स क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो हमें क्या करें, साहचरी फसलें जो लाभ पहुंचाएं एक फसल से दूसरे फसल में। जैसे इसका उदाहरण से आप समझिए, अनाज के साथ लोबिया, यानी कोई ऐसी फसल बोई जाए खेत में जो कि फसल को लाभ पहुंचाए और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे, उसमें जो है पोषक तत्वों को बढ़ाए। मान लीजिए जब हम लेग्यूम खेत में ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम लेग्यूम खेत में ग्रो किए, मान लीजिए कोई भी लेग्यूम या कोई भी पल्सेस क्रॉप, तो वो क्या होती हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उसके साथ में जो भी क्रॉप उगाए जाएंगे उनमें प्रोडक्शन उनका जो सिंगल क्रॉप उगाए जाते थे उससे वो ज़्यादा करेंगे। नट्स क्रॉप का मतलब ऐसे होता है कि एक प्रकार से जो उगाई जाए तो वो उनको सहायता प्रदान करें, वो सॉइल को भी फर्टाइल बनाएं, साथ ही साथ जो क्रॉप उनके साथ उगाई जा रही है उनको भी वो प्रोडक्टिव बनाएं, उनका भी यील्डिंग में बढ़ाएं। कुल मिला के उनको क्या करें, कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन करें, कुल मिला के उनको लाभ पहुँचाएं, उनको क्या बोलते हैं, नट्स क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नट्स क्रॉप। फिर आते हैं साइलेज क्रॉप, ठीक। साइलेज क्रॉप क्या होते हैं, साइलेज क्रॉप वे होते हैं जिनको हम भविष्य में क्या करते हैं, चारा के लिए उगाते हैं, यानी कि ऐसी क्रॉप जिनको हमने उगाया और भविष्य में चारे के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहली बात हम जान लेते हैं साइलेज क्या होता है। साइलेज क्रॉप्स वे होते हैं जिनको हम उगाते हैं भविष्य के लिए चारा के रूप में, उनको पशुओं को खिलाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। जैसे हमने बरसीम उगाया, ठीक, बरसीम हो गया, लोबिया हो गया, मक्का हो गया, तो इनको साइलेज डायरेक्ट बनाया नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं, पहले साइलेज दो प्रकार के होते हैं, ठीक, जो हम भविष्य में पशुओं को खिलाने के लिए जो हम चारे का यूज करते हैं, साइलेज जिनको बोला जाता है। एक तो हमारा होता है साइलेज, ठीक है, क्या होता है साइलेज, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो आप लोग समझें। और ऐसा कहा जाता है कि राइटिंग उनकी गड़बड़ होती है जो सोचने और समझने में अपना सारा टाइम लगा देते हैं और लिखने में विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन ये सब एक कहावत है, ऐसा नहीं है। हमने बहुत लोगों को देखा है जिनको ज्ञानी है, उनकी राइटिंग भी बहुत बेहतरीन है, ऐसा है। तो बस आदत बन जाएगी लिखते लिखते, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत से जान और असरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभी इस पर लिखने की क्या है, आदत है नहीं, नई नई शुरुआत है तो भाई गड़बड़ तो होएगी ही। तो साइलेज, ठीक है। और राइटिंग का क्या है, राइटिंग तो हमारे दिव्यकीर्ति सर भी घोंच देते हैं, है ना, दिव्यकीर्ति सर भी से घोंच देते हैं, उनका कोई समझ में तो आता नहीं, खटखट खटखट पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, तो मज़ा आता है। तो अच्छी राइटिंग हो जाएगी, बढ़िया से लिखेंगे। साइलेज क्या होते हैं, पहली बात तो सुनिए, साइलेज क्या होते हैं। साइलेज वे होते हैं जिनको हम धान्य फसलें जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वे फसलें जिनको हम लोग, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इनके डंठल को हम काटते हैं, उसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया करते हैं, उनका फर्मेंटेशन करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। कई विधियां हैं साइलेज बनाने की जिनको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि साइलेज क्रॉप क्या होते हैं। साइलेज क्रॉप ऐसी फसलें जिनको हम उगाते हैं और भविष्य में चारा के उपयोग के लिए उनको किसी कृत्रिम तरीके से, यानी उनका किण्वन करके साइलेज बना के, हे बना के उनको हम कंजर्व कर लेते हैं, उनका हम रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उनको हम साइलेज क्रॉप बोलते हैं। और थोड़ा सा साइलेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने मक्का काटा, मक्के के डंठल को हमने क्या किया, फर्मेंटेशन किया, गड्ढे में अच्छे से रखा, उनमें मॉइस्चर मेंटेन रखा, ठीक है, मॉइस्चर मेंटेन हो, उनकी नमी कितनी होती है, उनमें कितना ड्राइनेस होता है, कितने वो सूखे हों, इन्हीं सब की बातों का ध्यान रखकर उनको हम सुरक्षित कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, इन्हीं के टर्म में क्या होता है, हे होता है। क्या होता है, हे। एक तो साइलेज हो गया, दूसरा हो गया हे। तो जो प्रोटीनियस क्रॉप हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, यानी कि बरसीम, मतलब बरसीम या मूंग, ठीक है, क्या होते हैं, बरसीम और लोबिया। तो बरसीम को हम काटते हैं, इनको खूब सुखवाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हे मतलब भूसा भी होता है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो हे मीन्स होता है भूसा। तो हम इनको खूब सुखाएं और इनमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो जाए और इनको हम प्रिजर्व कर लें। इनमें भी कई प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन करके इनको हम भविष्य के लिए रख लेते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये साइलेज क्रॉप होती हैं। साइलेज क्रॉप इन्हीं को कहा जाता है, साइलेज और हे। दो तरीके की क्रॉप्स होते हैं साइलेज में, साइलेज और हे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी क्रॉप आती है अंतर्वर्ती फसलें, ठीक है। अंतर्वर्ती को हम क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप। अभी देखिए, जैसे हम अंतर्वर्ती कह रहे थे तो आप लोगों को पता नहीं चला होगा, लेकिन जैसे हमने बोला कैच क्रॉप, कैच मीन्स क्या होता है, लपक के कैच पकड़ लो, ठीक है। दो फसलों के बीच में जो हमें गैप मिलता है, जो हमें टाइम मिलता है, यानी एक फसल हमने ग्रो किया, काटा, दूसरी फसल बोने में क्या है, 1 महीने या 2 महीने की टाइम है, 2 महीने का टाइम मिल रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, उस बीच में हम एक क्रॉप ग्रो कर लेते हैं
और उनमें क्या होता है, उनमें जो ग्रोइंग से लेकर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वर्ती यानी कैच क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, जैसे मूंग हो गया, लोबिया, प्याज, बाजरा, हमने एक क्रॉप काटा, दूसरी क्रॉप क्या करी, बो दी। उसी के बीच में दूसरा क्रॉप का इंतजार कर रहे हैं। जैसे प्याज वाज क्या होता है, इस टाइम हम लोग कोई क्रॉप काटते हैं, बीच में वो उगा लेते हैं, फिर दूसरी क्रॉप उसमें बो देते हैं। तो दो फसलों के बीच में जो हम कम अवधि वाली फसल लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कैच क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम कैच क्रॉप बोलते हैं। फिर आता है सॉइलिंग क्रॉप। ठीक, साइलेज और सॉइलिंग, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो साइलेज को क्या कहते हैं, साइलेज क्रॉप वे होती हैं जिनको हम भविष्य में यूज करने के लिए उगाते हैं, ऐसे क्रॉप जिनको हम आर्टिफिशियली रूप से प्रिजर्व करते हैं। लेकिन सॉइलिंग क्या होती है, इनका ऐसा कुछ नहीं सोचते, हम बोते हैं, काटते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, बोते हैं, काटते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बरसीम का हम हे भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बरसीम को हम डायरेक्ट काट के खिला भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बरसीम हे मतलब वो साइलेज क्रॉप ही है, ये एक प्रकार से सॉइलिंग क्रॉप भी है। काटा तुरंत उनको काट के खिला दिया, नेपियर घास है। फिर आती हैं आच्छादित फसलें यानी कवर क्रॉप्स। ठीक है, क्या आती हैं, आच्छादित फसलें यानी कवर क्रॉप्स। जैसे कवर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ये सॉइल इरोजन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, शकरकंद हो गया। तो अब मान लीजिए उड़द ही है, तो इनकी जड़ें कैसी होती हैं, फाइबरस रूट होती हैं इनकी। तो ये क्या होती है, सॉइल में ऐसे ऐसे इनकी जड़ें फैली होती हैं। और जड़ों का क्या, इनका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो काफ़ी ऐसे मतलब आच्छादित होता है, यानी कि ग्राउंड सरफेस जो होता है उनको, सरफेस को क्या होती है, ये बहुत ही आच्छादन किए होती हैं, उनको ढके हुए होती हैं। तो इनमें क्या होता है, ये इरोजन से बहुत ही लाभ पहुंचाती हैं, उनको वो क्षति नहीं होने देती, वो चाहे सॉइल इरोजन हो या वाटर इरोजन हो, विंड इरोजन हो, किसी प्रकार के। तो उनमें सॉइल क्या होता है, आच्छादित किया जाती है क्रॉप को, एक प्रकार से लीचिंग भी करती हैं और ऐसा भी करती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, आच्छादित फसलें। ठीक है, जो कि क्या करें, आच्छादित फसलें मूंगफली, शकरकंद, उड़द, यानी कि ये बहुत ही झाड़ीनुमा होती हैं और ये मिट्टी को ढके हुए होती हैं। ठीक, फिर जैसे कि ट्रैप क्रॉप। ठीक है, ट्रैप क्रॉप क्या होते हैं कि ऐसे फसलें जो मतलब जाल, जिनको हम जाल बोलते हैं, फंदा बोलते हैं, हिंदी में इनको ऐसे बोलते हैं, जाल या फंदा वाली फसलें। तो जाल फंदा मतलब ऐसा नहीं होता कि ये जाल डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी फसलें होती हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, कोई ना कोई केमिकल्स पाए जाते हैं जो सॉइल के अंदर, ठीक है, किसी भी माध्यम से अपना, उनको तो जो है, जो भी परजीवी होते हैं, जो भी नेमेटोड्स होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के रोग व्याधि होते हैं, उन पर क्या करते हैं, वो जाल में फंदे में फंसा लेते हैं। जैसे हमने बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप, आप लोगों ने सुना होगा फेरोमोन ट्रैप होता है, जो कि फील्ड में लगा देते हैं। जो तो कीट होते हैं उनको क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो कि एक प्रकार से जब इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उनमें फेरोमोन ट्रैप का यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज ना करके, तो उनको खेत में रख दिया जाता है। तो जो फेरोमोन होता है उसमें केमिकल सेक्रेट होता है, केमिकल का स्राव होता है। तो उसमें जो मेल एफिड्स होते हैं, एफिड, माहू, तो वो जाके उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो वहीं फंस जाते हैं। ऐसे इसी प्रकार से एक प्रकार से ट्रैप क्रॉप है। जैसे हमने क्या किया, गेंदा, अगर हम गेंदे को फील्ड में लगाते हैं तो ये इसमें एक केमिकल्स निकलते हैं जो कि सॉइल को नेमेटोड से रेसिस्टेंट प्रदान करते हैं। तो इन्हीं को हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं, यानी कि सोइल फसलों के द्वारा फंसे हुए नेमेटोड क्या होते हैं, नेमेटोड जो होते हैं उनको खत्म कर देता है। फिर आते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप आप जान ही दोगे। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि सीधा हमने खेत में बोया, नकदी फसलें बोलते हैं इनको, खेत में बोए और तुरंत इनको हम बेच दिए, जिससे हमें पैसा मिला, उनको हम नकदी फसल बोलते हैं। वो चाहे तंबाकू हो या टोबैको हो, यानी शुगर कैन टोबैको। रेस्टोरेटिव मतलब क्या होता है, रेस्टोरेटिव का मतलब होता है ऐसी फसलें जो कि हम फील्ड में बोएं और वो हमारी फील्ड को क्या करें, रेस्टोरेट करें, यानी कि उनको ऊर्जा प्रदान करें, उनको क्षमतावान बनाएं, उनको उर्वरक बनाएं। जैसे कि लेग्यूम्स, अगर हम लेग्यूम्स को बोते हैं, रेस्टोरेटिव क्रॉप्स में आता है लेग्यूम्स। अगर हम लेग्यूम्स को बोते हैं तो लेग्यूम्स में क्या होता है, ये लेग्यूम्स क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये रेस्टोरेटिव क्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि रेस्टोर करते हैं फसलों को, क्रॉप्स को हमारे, ठीक है, रेस्टोर करते हैं। और इतना ही, ठीक है, और ये आपका धन्यवाद, ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और इतना सब कुछ हुआ। और आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की वो चैप्टर ख़त्म होता है। अगली क्लास क्या होगी हमारी, अब चलेगी क्रॉप्स की, कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि क्रॉप्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, सभी क्रॉप्स आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सटीक रूप से बताया जाएगा, ठीक है। और जितने भी हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को बताया गया, जितनी फसलें हो सकती थी हर एक चीज़ के आधार पे। तो अब आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमारा उत्साहवर्धन करें और लाइक करें। हमारे चैनल पे आए हो तो देखें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यानी कि जो भी जितना होता है
सभी करें, किसी चीज़ में कोताही नहीं। भाई देखो, आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे तो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हम आपके लिए कुछ लेके आएंगे। और कमेंट करें, अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कुछ नया चैप्टर लाना हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी बताना हो आपको, तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, और चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने मित्रों तक, अपने हितबंध तक, सभी तक पहुँचाएँ, सिलेक्शन लें। और इन सब बातों के साथ विदा लेते हैं।